प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग मटेरियल जो सब्जेक्ट है वो एक इलेक्टिव पेपर है और 8 सेमेस्टर में आपको जो है पढ़ना है। तो उसमें हम लोग जो है देख रहे थे 2022 का पेपर का सॉल्यूशन, ताकि आपको आइडिया लग सके कि पीवाईक्यू में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका जवाब आपको किस तरीके से देने हैं, ताकि आप बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकें। क्योंकि देखो, दो ही सेमेस्टर इम्पॉर्टेंट रहता है, पहला एक 7 सेमेस्टर और दूसरा 8 सेमेस्टर, क्योंकि ये दोनों सेमेस्टर में इलेक्टिव पेपर होते हैं और कम सब्जेक्ट के साथ हाई स्कोरिंग आप कर सकते हैं। बाकी आप 1 से 6 सेमेस्टर तक जिसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, मोर देन 4, है ना, 6 सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्ट, 8 सब्जेक्ट, 9 सब्जेक्ट, इतने सब्जेक्ट रहने के बावजूद भी ऊपर से आपका इंटर्नशिप और भी कई सारे लैब्स, ट्रेनिंग, सारी चीज़ें इंक्लूडेड होता है। बट 7 और 8 सेमेस्टर में सब्जेक्ट भी कम होते हैं और आपको काम भी कम होता है, यानी आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो अगर चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझ गए, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिए तो उसके बाद। तो यहाँ पे हम लोग जो है पिछले वीडियोस में कई सारे क्वेश्चंस देखे। अब यहाँ पे हम उसके आगे का क्वेश्चन जो है देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके आए हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि व्हाट इज फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक क्या होता है और उसके एप्लीकेशन बताने हैं बिल्डिंग इंडस्ट्री में, है ना। बिल्डिंग इंडस्ट्री में फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक का क्या एप्लीकेशंस है। तो फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक जो है ये कंपोजिट मटेरियल होता है जो कंबाइंड होता है पॉलीमर मैट्रिक्स विद रेनफोर्सिंग फाइबर्स सच एज ग्लास, कार्बन और एर्माइड। ये जो फाइबर्स है ये इन्हेंस करता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को ऑफ प्लास्टिक, मेकिंग इट अ स्ट्रॉन्गर, लाइटर एंड मोर ड्यूरेबल देन conventional plastic. FRP material are known for their high strength to weight ratio, corrosion resistance and design flexibility, है ना। corrosion resistance and design flexibility। एप्लीकेशंस अगर हम देखें फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक का इन बिल्डिंग इंडस्ट्री, है ना। एप्लीकेशन देखें फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक का इन बिल्डिंग इंडस्ट्री, तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जैसे बीम, कॉलम, स्लैब में हम यूज करते हैं। जो ट्रेडिशनल मटेरियल है जैसे स्टील और कंक्रीट, ये इसके कंपेयर में लाइट वेट हमारा होता है, मतलब वो वेट थोड़ा ज़्यादा होता है। रेनफोर्समेंट ऑफ कंक्रीट के लिए भी जो है यूज़ किया जाता है। फेड क्लेडिंग के लिए भी जो है यूज़ किया जाता है। फॉर एक्सटीरियर क्लेडिंग ड्यू टू देयर लाइट वेट नेचर एंड एबिलिटी टू मोल्डेड इनटू वेरियस शेप, ताकि आर्किटेक्चरल एस्थेटिक्स जो है वो हमारा इन्हेंस हो सके। रूफिंग सिस्टम जो है are used in roofing applications, offering benefits such as reduced weight, high insulation properties and resistance to UV radiation. Partitions and walls, FRP can be used to create lightweight, durable partition
wall in commercial and industrial building. Window frames and door. Window frames and doors. विंडो फ्रेम्स एंड डोर्स जो है प्रोवाइड करता है एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन, ड्यूरेबिलिटी एंड रेजिस्टेंस टू वेदरिंग। उसके बाद आता है वाटर प्रूफिंग। FRP सिस्टम यूज़ किया जाता है फॉर वाटर प्रूफिंग इन बेसमेंट, रूफ्स एंड अदर एरियाज टू प्रिवेंट वाटर इंग्रेस एंड डैमेज। फिर आता है केमिकल स्टोरेज एंड हैंडलिंग। केमिकल स्टोरेज एंड हैंडलिंग। FRP tanks and containers are utilized for storing and transporting chemicals due to their corrosion resistance. उसके बाद आता है ब्रिजेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ब्रिजेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। FRP is increasingly used in bridge component and other infrastructure applications where weight reductions and corrosion resistance are crucial, है ना, जहाँ पे वेट रिडक्शन एंड कोरोजन रेजिस्टेंस जो है वो क्रूशियल होता है। उसके बाद आता है रिपेयर एंड रिहेबिलिटेशन। रिपेयर एंड रिहेबिलिटेशन। FRP जो है ये FRP मटेरियल जो है ये ऑफन यूज्ड किया जाता है इन रिपेयर एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स, हेल्पिंग टू एक्सटेंड देयर सर्विस लाइफ विदाउट एडिंग सिग्निफिकेंट वेट। मैंने बिना सिग्निफिकेंट वेट को ऐड किए हुए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एडमिक्सचर्स क्या होता है और प्लास्टिसाइजर्स एंड सुपर प्लास्टिसाइजर्स पे शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो देखो एडमिक्सचर जो है एक ऐसा मटेरियल होता है अदर देन वाटर जो एग्रीगेट्स सीमेंट के अदर, और ये ऐड किया जाता है कंक्रीट या मोटार में ताकि उसकी प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई किया जा सके, ताकि उसके प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई किया जा सके। Admixtures are used to enhance various characteristics of concrete such as workability, strength, durability and setting time. They can be categorized into various types based on their functions including plasticizers, superplasticizers, accelerator, retarders, air entraining agents and more. Plasticizers. Plasticizers. Plasticizers are chemical additives that improve workability of concrete by reducing the water content required for a given consistency. यानी जो भी हमें कंसिस्टेंसी चाहिए उसके लिए जो पानी चाहिए कंक्रीट में वर्केबिलिटी के लिए कंक्रीट का, तो उसको रिड्यूस कर देता है अगर हम प्लास्टिसाइजर यूज करते हैं तो, और वर्केबिलिटी भी हमारा इंप्रूव होता है। बाय डिक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ कंक्रीट मिक्स, प्लास्टिसाइजर्स मेक इट इजियर टू हैंडल, ट्रांसपोर्ट, प्लेस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग स्ट्रेंथ। मैंने बिना स्ट्रेंथ को कॉम्प्रोमाइज किए हुए सारी चीज़ों को बेहतर कर देता है। कौन? तो प्लास्टिसाइजर्स। इसका फीचर्स होता है वाटर रिडक्शंस, वर्केबिलिटी इम्प्रूव्ड, शॉर्ट सेटिंग टाइम, और इसका यूज़ किया जाता है प्रीकास्ट कंक्रीट, रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर एंड सिचुएशन वेयर कंक्रीट नीड्स टू बी प्लेस्ड इन इंट्रिकेट फॉर्म्स, है ना, प्लेस्ड इन इंट्रिकेट फॉर्म। सुपर प्लास्टिसाइजर्स। सुपर प्लास्टिसाइजर्स। सुपर प्लास्टिसाइजर्स को हम हाई रेंज वाटर रिड्यूसर के नाम से जानते हैं और आर एडवांस्ड टाइप होता है प्लास्टिसाइजर्स का that can significantly enhance the workability of concrete. They are particularly effective. They are particularly effective at achieving high fluidity with minimal
additional water with minimal additional water. फ्लोइंग फीचर्स होते हैं जैसे आपका हाई वाटर रिडक्शंस, फ्लोएबिलिटी इन्हेंस होता है, वर्केबिलिटी एक्सटेंड होता है और इसका यूज किया जाता है हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, प्रीकास्ट कंक्रीट प्रोडक्ट्स, एप्लीकेशन रिक्वायरिंग हाई स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी जैसे ब्रिज, हाई राइज बिल्डिंग और इंडस्ट्रियल फ्लोर, तो वहाँ पे हम सुपर प्लास्टिसाइजर्स का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं हम सुपर प्लास्टिसाइजर्स का यूज करते हैं। उसके बाद अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन से आपका कंपेयर करना है मेरिट और डीमेरिट ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील वर्क विद रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर। तो देखो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल स्टील वर्क की बात किया जाए तो इसका मेरिट होता है हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शंस माने थोड़ा फास्ट होता है, डक्टाइल होता है, फ्लैक्सिबिलिटी हो मिलता है हमें डिज़ाइन में, और रिसाइकेबल भी जो है होता है क्योंकि स्टील जो है 100% रिसाइकेबल होता है। डिसएडवांटेज कि स्टील में कोरोजन आता है जिसके कारण से वो डैमेज हो सकता है। फायर रेजिस्टेंस है ना, इन स्टील स्ट्रक्चर रिक्वायर फायर प्रूफिंग मेजर्स, जो कि स्टील जो है लॉस करता है स्ट्रेंथ को एट हाई टेम्परेचर। कॉस्ट वेरिएबिलिटी यानी कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट करता है, ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है महंगा पड़ जाता है। और जो फैटिग्यू लाइफ है यानी रिपीटेड लोडिंग का वो लिमिटेड हो जाता है। वही अगर हम रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो ये ड्यूरेबल होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मेंटेनेंस भी कम ज़रूरत पड़ता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी अच्छा होता है और थर्मल मास होता है, यानी कंक्रीट हैज़ गुड थर्मल मास प्रॉपर्टीज़ जो हेल्प करता है बिल्डिंग टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए में हेल्प करता है और एनर्जी इफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। बट इसका डिसएडवांटेज ये होता है यानी डीमेरिट कि इसका जो वेट होता है स्ट्रक्चर का वो बहुत ही ज़्यादा होता है और कंस्ट्रक्शन टाइम जो है वो भी लंबा लगता है, मतलब टाइम लगता है कंस्ट्रक्शन में, और कंक्रीट जो है ब्रिटल होता है जिसके कारण से सडन फेल होता है अंडर टेंशन और शियर। तो इसके लिए केयरफुली डिज़ाइन और रेनफोर्समेंट की ज़रूरत है। उसके बाद लिमिटेड फ्लैक्सिबिलिटी वंस सेट कंक्रीट इज डिफिकल्ट टू मॉडिफाई और अडॉप्ट, लिमिटिंग डिज़ाइन फ्लैक्सिबिलिटी कंपेयर टू स्टील। उसके बाद है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट, है ना, कितने तरीके के जो है आपके कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट होते हैं। तो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट जो है ये मटेरियल जो जनरेट होता है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, डेमोलिशन ऑफ बिल्डिंग या अदर स्ट्रक्चर से, तो वो हमारा कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट के अंतर्गत आता है। इसके टाइप्स देखें तो सबसे पहला आता है कंक्रीट मशीनरी वेस्ट, है ना, उसके बाद आता है वुड वेस्ट जिसमें टिम्बर और प्लाईवुड आता है, मेटल वेस्ट जिसमें स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम ये आता है, जिप्सम वेस्ट जैसे ड्राई वॉल, प्लास्टिक्स पीवीसी और अदर प्लास्टिक्स, ग्लास वेस्ट जैसे विंडो फाइबर, ग्लास फाइबर्स, एसफाल्ट एंड बिटुमिन जैसे पेमेंट और रूफिंग मटेरियल से, सॉयल एंड एक्सकेवेटेड मटेरियल, सॉयल एंड रॉक्स, हजार्डड वेस्ट जैसे लीड एंड एस्बेस्टोस या केमिकल वेस्ट, मिसलेनियस वेस्ट जैसे पैकेजिंग मटेरियल्स, इंसुलेशन और टाइल्स एंड सेरेमिक्स, ये सारे वेस्ट आपके जो है होते हैं। उसके बाद अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पे व्हाट इज कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर। कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर्स क्या होता है, इसके क्या एडवांटेज होते हैं कार्बन कंपोजिट्स के। तो कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर जो है
ये मेनली कंबाइन होता है कार्बन फाइबर्स विद पॉलीमर मैट्रिक्स के साथ, यानी ऑफन इपॉक्सी और थर्मोप्लास्टिक रेजिन। जो कार्बन कंपोजिट्स होता है ये यूटिलाइज करता है हाई स्ट्रेंथ एंड लाइट वेट प्रॉपर्टीज को कार्बन फाइबर्स का along with versatility of polymers to create material that are unexpectational strong, stiff and durable. These composites can be engineered to enhance a specific characteristics tailored to their intended application, make them suitable for various industries. Make them suitable for various industries. एडवांटेज अगर हम देखें कार्बन कंपोजिट्स का, एडवांटेज अगर हम देखें कार्बन कंपोजिट्स का, तो हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, कोरोजन रेजिस्टेंस, स्टीफनेस भी अच्छा होता है, फैटिग्यू रेजिस्टेंस होता है, थर्मल स्टेबिलिटी होता है, डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी होता है, लो थर्मल एक्सपेंशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग, रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट और सस्टेनेबल भी हमारा होता है। क्योंकि जब हम प्रोडक्शन करते हैं कार्बन कंपोजिट्स का तो एनर्जी जो है इंटेंसिव होता है, देयर लाइट वेट नेचर कैन लीड टू लोअर फ्यूल कंजम्पशन इन ट्रांसपोर्टेशन एप्लीकेशन, है ना, इन ट्रांसपोर्टेशन एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन अगर देखें कार्बन कंपोजिट्स का, तो कार्बन कंपोजिट्स वाइडली यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में, जैसे एरोस्पेस, एयरक्राफ्ट कंपोनेंट जैसे फ्यूलेज एंड विंग्स, ऑटोमोटिव्स में जैसे उसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स और पार्ट्स फॉर परफॉर्मेंस व्हीकल, स्पोर्ट इक्विपमेंट जैसे बाईसाइकिल, टेनिस रॉकेट्स और अदर परफॉर्मेंस गियर, कंस्ट्रक्शन में स्ट्रेंथनिंग एंड ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स, मैरीन में बोट hulls and component that require resistance to water and corrosion. What is pre-stressed construction? Pre-stressed constructions क्या होता है? Pre-stressed construction क्या होता है? उसके एडवांटेज आपको बताने हैं। तो प्री-स्ट्रेस्ड कंस्ट्रक्शन जो है ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें रेनफोर्सिंग जो है कंक्रीट का इंट्रोड्यूस करते हैं बाय इंटरनल स्ट्रेस टू कॉन्ट्रैक्ट एक्सटर्नल लोड। एक्सटर्नल लोड को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इंटरनल स्ट्रेस जो है हम इंट्रोड्यूस करते हैं। एंड सर्विस कंडीशन, ये जो प्री स्ट्रेस कंस्ट्रक्शन है ये अचीव किया जाता है थ्रू यूज ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्टील टेंडन्स और केबल से that is tensioned before pre-tensioning और आफ्टर पोस्ट टेंशनिंग, या तो प्री टेंशनिंग या फिर पोस्ट टेंशनिंग, ये दोनों के माध्यम से केबल या जो टेंडन होता है स्टील का उसको हम टेंशन करते हैं कंक्रीट के कास्ट के बाद या पहले। प्री स्ट्रेसिंग प्रोसेस जो है इन्हांस करता है कंक्रीट परफॉर्मेंस अंडर सर्विस लोड और इम्प्रूव करता है उसका लोड बियरिंग कैपेसिटी और ड्यूरेबिलिटी को। टाइप्स देखें अगर प्रोसेस ऑफ प्री स्ट्रेस्ड कंस्ट्रक्शन का, तो प्री टेंशन, इसमें हम पहले ही टेंशन में डाल देते हैं टेंडन को, उसके बाद कंक्रीट कास्टिंग करते हैं। और पोस्ट टेंशन में हम पहले कंक्रीट का कास्टिंग कर देते हैं, उसके बाद टेंडन्स को टेंशन में करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दो टाइप, प्री टेंशन एंड पोस्ट टेंशनिंग। एडवांटेज ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट कंस्ट्रक्शंस: improved load bearing capacity, crack control, longer span length, reduced structural depth, enhanced durability, material efficiency, flexibility in design, resistance to deflections, high performance in dynamic conditions,
इसका यूज़ होता है आपका ब्रिज में, पार्किंग स्ट्रक्चर्स में, हाई राइज बिल्डिंग में, वाटर टैंक्स में, रेलवे स्लीपर्स में। तो इन सारे जगहों पे प्री स्ट्रेस कंक्रीट कंस्ट्रक्शंस का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू कंट्रोल क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे पहले मेजर करना है उसके मेथोडोलॉजी, प्रोसेस कि किस तरीके से किया जा रहा है। तो फॉलोइंग स्ट्रेटजीज फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी इन कंस्ट्रक्शंस। पहला, क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान। सबसे पहले हमें डेवलप करना है क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए हमें डेवलप करना है कम्प्रीहेंसिव प्लान कि किस तरीके से हम करेंगे। तो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स, स्टैंडर्ड्स, प्रोसेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद डिफाइन करेंगे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को कि कौन सा कोड अप्लीकेबल होगा, रेगुलेशन क्या होगा, स्टैंडर्ड क्या होगा वो। उसके बाद प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में हम क्वालिटी में क्या देखेंगे? तो मटेरियल का सिलेक्शन, डिज़ाइन रिव्यू और ट्रेनिंग, ये 3 चीज़ चेक करेंगे प्री कंस्ट्रक्शन में। इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, रेगुलर इंस्पेक्शन करेंगे, मटेरियल को टेस्ट करेंगे और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शंस को भी जो है इन्वॉल्व करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग, जो भी और हमें रिजल्ट मिला आफ्टर इंस्पेक्शंस उसका एक डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे और चेकलिस्ट बनाएंगे कि सारी चीज़ें हमारी सही हो रही है कि नहीं। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स, इसमें हम क्वालिटी कंट्रोल जो प्रोसीजर्स है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और जो भी करेक्टिव एक्शंस है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद क्लियर कम्युनिकेशंस होना ज़रूरी है ताकि हम बता सकें कि भाई ये मटेरियल ख़राब है, इसको आप दूसरा चेंज करो, ताकि बेहतर कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट हमारा जनरेट हो सके। उसके बाद फीडबैक लेंगे और क्वालिटी ऑडिट भी टाइम टू टाइम लेंगे ताकि कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट हमारा हो सके। पोस्ट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में अगर हमारा प्री कंस्ट्रक्शन इंस्पेक्शंस हो गया तो फाइनल इंस्पेक्शंस करेंगे कंस्ट्रक्शंस के बाद और उसमें क्लाइंट का फीडबैक लेंगे कि आपको कैसा लग रहा है, क्वालिटी सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर कोई कंसर्न है तो उसको आप रेज करिए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कंप्लायंस विद सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और सेफ्टी प्रोटोकॉल को भी जो है यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राइट डाउन मेथड ऑफ क्वालिटी टेस्टिंग मशीनरी ब्रेक। क्वालिटी टेस्टिंग ऑफ मशीनरी ब्रेक का मेथड को बताना है। तो इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? सबसे पहले विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं जिसमें ब्रिक मशीनरी का अपीयरेंस, सरफेस फिनिश और शेप को चेक करते हैं। साइज एंड शेप मेजरमेंट करते हैं जो कि डायमेंशनल चेक करते हैं और स्क्वायरनेस चेक करते हैं कि डायगोनल कितना आ रहा है और स्क्वायरनेस कितना आ रहा है। फिर वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करते हैं जिसमें हमारा 24 घंटे में अगर फर्स्ट क्लास ब्रिक है तो 20% से ज़्यादा नहीं होने था, मतलब शुड नॉट एक्सीड 20% वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर गुड क्वालिटी ब्रिक्स के लिए। फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं जिसमें हमारा मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो 3.5 न्यूटन पर mm² होता है एंड हायर होता है, जो डिपेंड करता है हमारा टाइप ऑफ ब्रिक के ऊपर कि किस तरीके का ब्रिक हमारा है। इफ्लोरोसेंस टेस्ट में हम चेक करते हैं कि जब पानी से उसको निकाल कर ब्रिक को हम सूखने के लिए रख दिए तो क्या उसके ऊपर वाइट पाउडर टाइप का जम रहा है कुछ या नहीं जम रहा है। अगर वाइट पाउडर टाइप का कुछ जम रहा है इसका मतलब इफ्लोरोसेंस है। हम कोशिश करते हैं कि हमारा ब्रिक के ऊपर कोई भी इफ्लोरोसेंस ना हो।
फिर फ्रॉग टेस्ट फॉर फ्रॉग्ड ब्रिक के लिए हम चेक करते हैं कि भाई अराउंड 10 mm जो है हमारा फ्रॉग होना चाहिए डेप्थ, है ना, 10 mm डेप्थ होना चाहिए फ्रॉग का, ताकि वो मोटार के साथ प्रॉपर बॉन्डिंग बना सके। साउंडनेस टेस्ट, इसमें हम दो ब्रिक को जब हम आपस में टकराते हैं तो वो एक तो टूटना नहीं चाहिए और दूसरा उसके अंदर जो साउंड आए वो रिंगिंग साउंड मिले, है ना, रिंगिंग साउंड मिले, ताकि गुड क्वालिटी को हम मेजर कर सकें। थर्मल कंडक्टिविटी टेस्ट, इसमें क्या करते हैं कि हम डिटरमाइन करते हैं ब्रिक का कि वो वेल इंसुलेटेड है अगेंस्ट हीट या फिर नहीं, मतलब हीट को कितना तक जो है वो रजिस्ट कर पा रहा है, उस चीज को जो है हम यहाँ पे चेक करते हैं। केमिकल रेजिस्टेंस टेस्ट, इसमें हम इंटीग्रिटी चेक करते हैं ब्रिक का कि मेंटेन हो रहा है कि नहीं आफ्टर एक्सपोजर टू देयर केमिकल, माने कोई केमिकल के एक्सपोजर में आता है तो क्या ब्रिक में कोई रिएक्शंस हो रहा है या फिर जैसा ब्रिक था वैसा ही रह रहा है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मोटार, मोटार क्या है, उसके टाइप्स बताने हैं और डिफरेंस बताना है सीमेंट एंड मोटार के बीच में। तो मोटार जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है जो बाइंड करता है बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे ब्रिक, स्टोन, कंक्रीट मशीनरी यूनिट्स तो एक दूसरे को बांध के रखता है। मिक्सचर्स होता है बाइंडर यानी सीमेंट, लाइम या कॉम्बिनेशन सैंड एंड वाटर का। समटाइम्स इसमें हम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ के लिए कुछ एडिशनल मटेरियल भी इंक्लूड कर देते हैं। टाइप्स देखें मोटार का, तो सीमेंट मोटार जिसमें सीमेंट, सैंड और वाटर होता है जो ब्रिक लेइंग, प्लास्टरिंग और जनरल वर्क के लिए करते हैं। लाइम मोटार, इसमें लाइम, सैंड और वाटर होता है। इसका यूज हिस्टोरिकली यूज्ड इन मशीनरी। और कंपोजिट मोटर जिसमें कॉम्बिनेशन होता है सीमेंट, लाइम विद सैंड एंड वाटर, ये यूज़ किया जाता है आपका जनरल कंस्ट्रक्शन वर्क में जहाँ पे मॉडरेट स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी हमें ज़रूरत होता है, वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। फिर आता है जिप्सम मोटार, इसमें जिप्सम, सैंड और वाटर होता है, जिप्सम, सैंड और वाटर होता है। इसका यूज़ किया जाता है फॉर इंटीरियर एप्लीकेशन जैसे प्लास्टरिंग एंड ड्राईवॉल इंस्टॉलेशन के लिए। फिर आपका आता है थिन सेट ऑफ मोटार, इसमें स्पेशलाइज्ड सीमेंट बेस्ड मिक्सचर होता है ऑफन विद पॉलीमर्स और उसके बाद सैंड एंड वाटर। इसका यूज़ किया जाता है फॉर एडहेरिंग टाइल्स एंड अदर मटेरियल्स इन थिन लेयर, जो सुटेबल होता है फ्लोरिंग एंड वॉल इंस्टॉलेशन के लिए, है ना, सुटेबल होता है फॉर फ्लोरिंग एंड वॉल इंस्टॉलेशन के लिए। रिफैक्ट्री मोटार, रिफैक्ट्री मोटार compositions made from high temperature resistance material used in furnace and fireplace constructions due to its ability to withstand high temperature. Difference between cement and mortar, difference between cement and mortar। तो देखो सीमेंट एंड मोटार के बीच में डिफरेंस देखें तो सीमेंट जो है फाइन पाउडर होता है जो एक्ट करता है एज ए बाइंडर व्हेन मिक्स्ड विद वाटर। इसका कंपोजिशन होता है प्योरली इन बाइंडर, यूजुअली पोर्टलैंड सीमेंट। पर्पस यूज्ड एज प्राइमरी बाइंडिंग एजेंट्स इन कंक्रीट एंड मोटार। हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ used for structural applications, used in concrete, grout and other construction applications। and ये वाटर रेजिस्टेंस
होता है डिपेंड करता है फॉर्मुलेशंस के ऊपर। मोटार ये मिक्सचर्स होता है सीमेंट, लाइम या सैंड और वाटर के साथ जो कि बॉन्डिंग बनाता है। ये कॉम्बिनेशन होता है बाइंडर, सैंड एंड वाटर का, और कई बार एडिटिव्स भी यूज करते हैं। यूज किया जाता है फॉर बॉन्ड मिशनरी यूनिट्स एंड प्रोवाइड अ स्मूथ फिनिश। लोअर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है एज कंपेयर टू सीमेंट और डिजाइन फॉर बॉन्डिंग। यूज किया जाता है फॉर लेइंग ब्रिक, प्लास्टर वॉल एंड फिलिंग गैप्स। वाटर रेजिस्टेंस वेरीज, में require additives for enhanced performance। उसके बाद बात करेंगे निकेल एंड क्रोमियम आर यूनिवर्सली एडेड टू कंस्ट्रक्शन स्टील। व्हाट रोल डू दे प्ले इन दीज स्टील्स? तो निकेल एंड क्रोमियम आर मेनली added alloying elements in construction steel to improve their mechanical and durability properties. Role of nickel: nickel improves strength, toughness of steel. ये its main function are increases toughness especially at low temperature, improves corrosion resistance of steel, enhance ductility and impact resistance, helps steel maintain a strength without becoming brittle। वही रोल अगर हम देखें क्रोमियम का, तो क्रोमियम जो है इम्प्रूव करता है हार्डनेस एंड वियर रेजिस्टेंस ऑफ स्टील। इसका फंक्शन होता है इंक्रीजेज हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, improves resistance to corrosion and oxidation, enhances wear resistance, increases durability and resistance to high temperature। तो ये आपका जो है यहाँ पे आपका होता है रोल। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चंस थे वो हमने एक समाप्त किया, और 2022 का पेपर सॉल्यूशन अपना जो है समाप्त हुआ 2 लेक्चर्स में। तो आई होप कि आप चीज़ों को जो है सही तरीके से समझे होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।